वीर सावरकर या कायर सावरकर। मुझे नहीं मालूम इन दोनों के बारे में। मुझे सिर्फ एक इंसान के बारे में मालूम है जिसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर वीर सावरकर। सो डू यू नो गाइज हाउ हिस्ट्री एंड फैक्ट्स आर क्रिएटेड? जो बच गया, जो राजा बन गया, वो हिस्ट्री लिखता है, वो फैक्ट लिखता है और आने वाली पीढ़ी को वही पढ़ाता है, वही पढ़ाया जाता है। तो आज हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे अबाउट वीर सावरकर जो इन राजाओं ने हमसे छुपाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीर सावरकर या कायर सावरकर। जाति पाति कास्ट सिस्टम में न मानने वाले सावरकर या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी देने वाले सावरकर। देशभक्त सावरकर या देशद्रोही सावरकर। अब मैं इतना तो काबिल नहीं हूं कि आप सबको समझा सकूं कि इस इंसान के बारे में हमारे देश में दोहरे ख्यालात और दोहरे फैक्ट्स क्यों मौजूद हैं, पर मैं आज आप सबकी मुलाकात इन दो सावरकरों के बीच बैठे एक विनायक से करवाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि विनायक कौन थे। आज यानी कि 28 मई को इनका बर्थडे है। पर अगर मैं आपको कहूं कि मैं और विनायक एक ही जाति के हैं तो वेट, अब आपको लग रहा होगा कि मैं जातिवादी हो रहा हूं, पर नहीं। विनायक जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, उसी तरह जैसे अंबेडकर जातिवाद के खिलाफ थे। पर पॉलिटिक्स, जहां एक पार्टी सावरकर की हिंदुत्व इमेज से फ़ायदा उठा रही है, वहीं दूसरी पार्टी अंबेडकर की दलित इमेज से फ़ायदा उठा रही है, पर दोनों ही जातिवाद के पूरी तरह खिलाफ थे। विनायक का जन्म महाराष्ट्रियन चित्पवन ब्राह्मण घर में हुआ था। विनायक का मानना था कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि धर्म यानी कि जीने का तरीका, जीवन कैसे यापन करना है उसका तरीका, और आपकी जाति, आपका वर्ण आपके कर्म तय करते हैं, ना कि आपकी पैदाइश। और जो बात आपको मैंने शुरुआत में बताई थी कि मैं और विनायक एक ही जाति से हैं, वो जाति ब्राह्मण नहीं है, वो जाति महाराष्ट्रियन होना नहीं है, वो जाति है कवि की, एक पोएट की। जी हाँ, जिसे हम अभी तक सिर्फ एक क्रांतिकारी मानते थे, वो कर्म से एक कवि भी था, एक मराठी कवि। अगर आपको मराठी समझ, लिख और पढ़ने बनती है तो आप प्लीज़ इनकी कविताएं देखिए, पढ़िए। ये उनके लिए आज के दिन बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। विनायक जातिवाद के पूरी तरह खिलाफ थे। वो अपने से लोअर कास्ट वालों के साथ भी बैठ के खाना खाया करते थे, और ये बात उस समय की है जब लोअर कास्ट और अपर क्लास 100 मील का फासला बनाया करते थे, तो आप सोच सकते हैं। और रही दूसरी बात, उन्हें जाति के भेदभाव से इतनी दिक्कत हुई कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक मंदिर बनाया, पतित पावन मंदिर, और उस मंदिर में हर जाति का इंसान प्रवेश कर सकता था। विनायक वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उन्हें लंदन में स्कॉलरशिप मिली और उस बेस पे उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की और एक बैरिस्टर बने, और लंदन में रहकर कहानी शुरू हुई इंडिया हाउस की। इंडिया हाउस वॉज सेंटर ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश इन देयर ओन होम लंदन। इंडिया हाउस में विनायक के अलावा वीएन चैटर्जी, लाला हरदयाल और मैडम कामा जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा हुआ करते थे। इंडिया हाउस में ये सारी क्रांतिकारी मिलकर दूसरे देश के क्रांतिकारियों और उनकी क्रांतियों को स्टडी करते थे, और ये प्लान बनाने की कोशिश करते थे कि कैसे रिवॉल्यूशन लाया जाए ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिया में। विनायक ने कभी बंदूक नहीं उठाई, न कभी तलवार उठाई, पर उनका सबसे बड़ा हथियार था उनकी कलम। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी, पर उनमें से उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी ये बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस बुक के जरिए उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स उजागर किए जो ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि पब्लिक को पता चले, जनता को पता चले। और ये किताब अगली पीढ़ी के सारे क्रांतिकारियों के लिए मिसाल बनी, इंक्लूडिंग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बोस। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। And these 2 points, his book and his demand for Purna Swaraj, was the biggest contribution of his life towards this country. That's all I know. And we should respect him for that.
अभी तक हमने बात की विनायक की पैदाइश की, उसकी जाति और धर्म के बारे में सोच की, उसके इंडिया हाउस के किस्सों की, उसकी रिवोल्यूशनरी सोच की और उसकी लाइफ के कंट्रीब्यूशन की इस कंट्री के लिए। पर हम अब बात करेंगे उनकी लाइफ के सबसे बड़े पार्ट की, काला पानी, और कैसे विनायक सावरकर बने। सो विनायक यूज्ड टू सप्लाई गन्स टू क्रांतिकारीज, और जब उनमें से एक क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी ने कर्जन विली की हत्या कर दी उन्हीं गन्स से, तो पकड़ा गया वीर सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर को, और उन्हें भेजा गया ब्रिटिश काल की सबसे बुरी जेल में, जो कि थी अंडमान की सेल्यूलर जेल। और विनायक ब्रिटिश सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुके थे कि ब्रिटिश सरकार ने अपने समय की सबसे बड़ी सज़ा उन्हें दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक बार नहीं 2 बार 25 साल के लिए। अगर आपने सेल्यूलर जेल के सिर्फ चित्र भी देखें तो भी आप डर जाएंगे, खौफमय हो जाएंगे। सेल्यूलर जेल को उस समय का नर्क कहा जा सकता है। वहां आप किसी से बात नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो लोगों को। वहाँ पे आपको कोहलू के बेल की तरह काम करवाया जाएगा और आपका रोज का एक कोटा होगा, आपको इतना काम करना ही होगा। अगर आपने इतना काम नहीं किया तो आपको चाबुक पड़ेंगे। ये जेल का सिस्टम कम और ब्रिटिश की फ्रस्ट्रेशन थी क्रांतिकारियों के खिलाफ जो वो निकाल रहे थे। और वहाँ की एक और बात, वहाँ के सारी जेलर्स या तो ब्रिटिश थे या पठान्स, तो भेदभाव और क्रूरता पूरे जोर शोर पे थी। एज अ बैरिस्टर वो अपने अधिकार जानता था, और विनायक जानते थे कि जेल में पड़े रहने से देश का भला नहीं कर सकते वो। इसलिए उन्होंने पेटिशंस लिखे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने साथियों के लिए, अपने इनमेट्स के लिए। उधर उनके साथी, उनके इनमेट्स उन्हें बड़ा बाबू कहा करते थे। ही रोट पेटिशंस बिकॉज ही न्यू हिज राइट्स एज अ प्रिजनर। We don't know how much he suffered in the cellular jail, but we know he suffered. पर अगर हम इस बात की रिस्पेक्ट किए बिना उन्हें कावर्ड कहते हैं तो क्या ये सही है? हमारे देश में ये मान्यता बैठ गई है कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली, सत्याग्रह से मिली। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ अहिंसा से हमें आज़ादी मिली? क्या हमने कोई जंग नहीं लड़ी? हाँ, जंग लड़ी गई, हर एक क्रांतिकारी ने जंग लड़ी, और आज हम आज़ाद हैं उन्हीं की वजह से। हम सोच भी नहीं सकते कि काला पानी की सज़ा झेलना कैसा होता है, सेल्यूलर जेल में उस समय रहना कैसा होता था। पर दिन भर का सब कुछ सहकर, सब कुछ देखकर एक इंसान अपनी जेल में, अपनी कोठी में लौटता है और क्या करता है? ये खूबसूरत इंसान अपनी जेल की कोठरी में लौटकर लिखता है कविताएं, क्योंकि ये इंसान एक कवि है। और इस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो क्रांतिकारी होने से ज़्यादा एक कवि थे। मेरे हिसाब से सही को सही और गलत को गलत कहना ही चाहिए। और विनायक दामोदर सावरकर के जीवन की 3 ऐसी बातें हैं जो सम्माननीय हैं, मेरे लिए तो, आपके लिए मुझे नहीं पता। पहली बात है उनकी किताब जिन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया। दूसरी उनकी मांग पूर्ण स्वराज के लिए, जिन्होंने लोगों के दिमाग में ये बीज बैठाया कि हाँ, हम भी खुद पे राज कर सकते हैं, हमें ब्रिटिश की ज़रूरत नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी बात मेरे लिए एक कवि होने की। हर छोटा या बड़ा क्रांति लाने वाला इंसान एक कवि या एक लेखक आपको हमेशा मिलेगा। बस अपने कर्म और अपने कर्तव्यों को पीछे नहीं छोड़ना। जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए हो वो करिए। आज विनायक एक कवि को मेरी ओर से एक श्रद्धांजलि। आइए पढ़ते हैं उनकी कुछ खूबसूरत कविताएं। डिस्क्लेमर अलर्ट, ना मैं राइट विंग सपोर्टर हूँ ना मैं लेफ्ट विंग सपोर्टर हूँ। इस वीडियो में करी गई बातें सारे मेरे बिलीव्स हैं। और वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। इस सोच को आगे बढ़ाइए और आपकी क्या सोच है आप भी बताइए।